क्योंकि वह बहुत छोटा। लू झू मदद करने के बजाय आगे बढ़ा और वॉलमार्ट के वकील की तरह संविधान पढ़ने लगा। हर कोई सोचता था कि वह बेवकूफ़ है, जिससे उसके सिक्कों की संख्या आसमान छू गई। जब भीड़ उसकी बेवकूफ़ी में व्यस्त थी, अधिकारियों ने दौड़कर अपराधी को नष्ट कर दिया। अराजकता के बाद एक लड़की आई, उसके नायक क्षण पर मुग्ध होकर। लेकिन लू झू को उसने सीधे उसकी आत्मा को भुनाया, कहकर कि उसे ऐसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं है जो लड़कों की तरह दिखती है। बस इतना ही उसे फोर्निते $20 की जीवन भर की आपूर्ति खरीदने के लिए पर्याप्त सिक्के मिले। क्लास में वापस हालांकि चीजें संदिग्ध हो गई। 2 संदिग्ध वैज्ञानिक इंतजार कर रहे थे उसे रक्त परीक्षण कराने के लिए। भागने का कोई रास्ता न होने के कारण लू झू के पास इन गंदे लोगों को अपने अंदर छोटी सुइयां चुभाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बाद में घर जाते समय वह उसी अजीब आदमी से टकरा गया जिसने उसे ऐसे एनपीसी की तरह अभिवादन किया जो अपनी संवाद शाखा भूल गया था। जब लू झू आखिरकार घर लौटा, हैरे को ठंड के मौसम से बुखार हो गया था। बरोखे लेकिन निराश महसूस करते हुए उसने फिर से अपने सिक्कों पर जुआ खेला, एक दिव्य फल की उम्मीद में जो उसे ठीक कर सके। 16 स्पिन के बाद आखिरकार किस्मत ने साथ दिया और उसने फल निकाला। उसने 4 और भी प्राप्त किए और सभी को उसके गले में डाल दिया। उसका बुखार तुरंत गायब हो गया। दिन भर उसने उसे दिव्य फलों का सेवन कराते हुए बताया कि वे उसे उसी तरह जगा सकते हैं जैसे उसे। बेशक वह उसे बेकार बदसूरत कहकर भुनाने से खुद को रोक नहीं सका। और उसके परिवार ने उसे क्यों छोड़ दिया? सिस्टम ने उसकी क्रूरता को सिक्कों से पुरस्कृत किया, यह फिर से साबित करते हुए कि इस ब्रह्मांड में बुलिंग का भुगतान होता है। अगली सुबह उनके शिक्षक ने घोषणा की कि विशेष छात्रों को अब एक नए प्रशिक्षक के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा। चुने गए छात्रों में मुख्य प्रेम रुचि सारिया थी। शिक्षक ने छात्रों को एक एक करके बुलाया जब तक अंततः लू झू आखिरी नहीं था। चीजों को और अधिक अजीब बनाने के लिए एक ट्रांसफर छात्र नामक झांग शामिल हुआ और लू झू के बगल में बैठी लड़की ने तुरंत अपनी सीट की पेशकश की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वह उसके गंदे गंदे की गंध को एक और दिन महसूस करे। उस रात लू झू ने गुप्त कक्षा में भाग लिया। उनके नए प्रशिक्षक ने खुलासा किया कि सभी छात्रों के रक्त का परीक्षण एक विशेष मिश्र धातु का उपयोग करके किया गया था। जिस तरह से मिश्रण गहरा होता गया, छात्रों को A से F तक रैंक किया गया। शीर्ष रैंक में पूरे शहरों को नष्ट करने की शक्ति थी। जब रैंकिंग का खुलासा हुआ, लू झू को F रैंक से थप्पड़ मारा गया, जो संभवतः सबसे कम था। हर कोई उसकी पीठ के पीछे फुसफुसा रहा था, उसे कचरा कहते हुए भुना। लेकिन लू झू बस मुस्कुराया और समूह चैट में लिखा कि उनकी सभी माताएं भी F रैंक थीं। सर्वनाश की वापसी सुनिश्चित। उस रात उसने अपने दिव्य फलों का आखिरी हिस्सा खा लिया और आश्चर्यजनक रूप से वे अब उसकी दुकान में खरीदने के लिए उपलब्ध थे। उसने अपने भाग्य के पहिए की जांच की, लेकिन इस बार एक दिव्य वस्तु के बजाय उसे खराब तोहफू मिला। क्योंकि यह निश्चित रूप से फिर भी वह सारी रात स्पिन करता रहा जब तक कि अंततः जैकपॉट फिर से हिट हुआ। एक चमकदार स्क्रॉल प्रकट हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह इसे पढ़ पाता, ऊर्जा सीधे कैडे के सिर में चली गई। ऊपर से एक अंधी शक्ति उतरी और अचानक वह अपने सौर मंडल को भी देख सकती थी। जब लू झू बिस्तर में लेटा था तो उसने सोचा कि क्या उनके सौर मंडल जुड़े हुए थे। उसे यह भी एहसास हुआ कि उसे एक और वस्तु को अनलॉक करने से पहले अशिन और खराब टोफू रोल करने की आवश्यकता होगी। अगली सुबह उसने रेम सिद्धांत का क्या वह सिक्कों को असली नकद में बदल सकता है? उसने शहर में सड़ते टोफू को फैलाया। उसकी गंध इतनी भयानक थी कि उसने उसे और अधिक सिक्के कमाए। चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ बेवकूफ ने इसे आजमाया, सोचा कि इसका स्वाद अच्छा है और जल्द ही पूरा शहर उसके गंदे खाने के लिए लाइन में लग गया। दिन बीत गए और लू झू समाज के लिए एक पूर्ण खतरा बन गया। हर धोखाधड़ी और अपमान के साथ उसने अपने सौर मंडल में एक के बाद एक तारे अनलॉक किए। आखिरकार उसने अंतिम दिव्य भोजन को बुलाया, पूरे सिस्टम को पूरा करते हुए। फिर उसके बचपन का वही लोरी उसके चारों ओर गूंजने लगा। एक विशाल ऊर्जा का विस्फोट अनगिनत ज्वालाओं में हुआ और एक रहस्यमय चाकू उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ। तब उसे एहसास हुआ कि वह विशाल तारा जिसे वह हमेशा से शक्ति दे रहा था, वास्तव में उसकी अपनी आत्मा थी। चाकू को बुलाने से उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, लेकिन इसने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब वह सभी 7 सौर मंडलों को पूरा करेगा तो वह कितना भयानक हो जाएगा। अगली सुबह काड़ा वास्तव में पहली बार कुछ सीखने लगी, मुख्य रूप से क्योंकि ली की पत्नी ने उसे। लेकिन जैसे ही घर में शांति महसूस होने लगी, ली को पीछे से एक क्रीपी आभा महसूस हुई। पता चला स्वर्गीय नेटवर्क से एक यादृच्छिक आदमी बिना बुलाया गया। ली तुरंत घबरा गया, यह महसूस करते हुए कि उसकी बहन खतरे में हो सकती है, और वाईफाई के रैंक मैचों के दौरान डिस्कनेक्ट होने से तेजी से घर की ओर दौड़ा। जब वह पहुंचा तो उसने आदमी को देखा और दिखावा किया कि वह बस अपने भूले हुए लंच के लिए वापस आया है। जैसे ही काटी गई, स्वर्गीय नेटवर्क के आदमी ने कुछ जानकारी दी। स्पष्ट रूप से प्राचीन खंडहर फिर से प्रकट हो रहे थे, जो उनके पूरे राष्ट्र को अराजकता में फेंकने के लिए तैयार थे। वह मास्टर ली की मदद के लिए भीख मांगने आया, लेकिन ली, जो कि एक कड़वे दादा हैं, ने बस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया और बाहर निकल गए। जाने से पहले आदमी ने उल्लेख किया कि स्वर्गीय नेटवर्क में अंतिम सीट अभी भी खुली थी, बुनियादी रूप से एक नौकरी का विज्ञापन जो चेतावनी के रूप में छिप। बाद में काड़ी वापस आई और मास्टर ली ने उसकी प्रगति को दिखाने की कोशिश की। उसने उसे वह वाक्य पढ़ने के लिए कहा जो उसने उसे सिखाया था, और उसकी डिलीवरी ने उसे लगभग दिल का दौरा दे दिया। ठीक होने के बाद उसने ली पर उसकी रैंक की जांच करने के लिए 2 परीक्षण वाइल फेंके और निकल गया। उस रात ली यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सका कि उसके दिव्य फल की मेहनत ने कितना भुगतान किया। उसका रक्त इतना गहरा था कि उसे रैंक के रूप में वर्गीकृत किया जा सके, लेकिन फिर उसकी वाइल चमकने लगी जैसे कि वह एक आकाशगंगा का स्क्रीन सेवर हो। यहाँ तक कि उसे भी नहीं पता था कि इसका। घबराकर उसने इसे बाहर दफनाने की कोशिश की, लेकिन निश्चित रूप से मास्टर ली ने उसे पकड़ लिया और उसकी रैंक के बारे में पूछा। लू ने अपने दांतों के माध्यम से झूठ बोला, यह दावा करते हुए कि वह अभी भी F रैंक है, ताकि वह एक करीब कॉलेज के छात्र की तरह सिक्के निकालता रहे। जैसे जैसे रातें बीतती गई, लू ने अपनी अजीब ब्रह्मांडीय लोरी गाना जारी रखा
अपने निहायिकाओं में अधिक ग्रहों को पूरा करते हुए जब एक नीली आभा उसके चारों ओर लिपटी, एक पूर्ण बेवकूफ की तरह अपनी शक्ति का परीक्षण करते हुए उसने पाया कि उसका दूसरा सौर मंडल उसे चोट से सुरक्षा देता है। इस बीच उसकी बहन का सबसे खराब ब्रह्मांडीय अनुभव हो रहा था। उसका दिव्य मानचित्र काले चित्रों से भरा हुआ था जो उसे खींच रहा था। लू उसकी कमरे में दौड़ा और देखा कि वह अंधकार में खींची जा रही थी, लेकिन उसने समय पर इससे बाहर निकलने का प्रयास किया, यह घोषणा करते हुए कि उसने अपनी पहली परत को तोड़ दी। जब उसने उसकी नई शक्तियों के बारे में पूछा तो उसने एक चींटी को बुलाया। हाँ, वही कीड़ा जो कल मर गया था, अब उसका वफादार पालतू था। लू ने तुरंत सोचा कि क्या वह और अधिक बुला सकती है, इसलिए वे बाहर जाकर परीक्षण करने। उसने एक और जमी हुई चींटी को पुनर्जीवित किया, लेकिन पहली तुरंत धूल में बदल गई। पता चला कि उसकी शक्ति एक समय में एक ही बुलाने तक सीमित थी। फिर उसने एक उड़ते पक्षी को बनाकर दिखाया, यह बताते हुए कि उसकी बुलाने वाली शक्तियां ऊर्जा नहीं निकालती और हमेशा जीवित रह सकती है। लू, जो एक छोटे वैज्ञानिक थे, जानना चाहते थे कि क्या वे एक वास्तविक जागृत व्यक्ति को बुला सकते हैं। इसके बजाय उसने उसे एक गोदाम में खींच लिया और प्रयोगों के लिए एक गरीब सुअर को चुना। बेशक उसका पहला विचार सुअर को घुसा मारना था, जीनियस। ये समझते हुए कि यह कितना बेवकूफ था, उसने इसके बजाय अपनी जादुई तलवार को बुलाया। सुअर भाग गया, लेकिन लू ने एक झूल से इसे उड़ा दिया, इसे तुरंत नष्ट कर दिया। कैडे ने लगभग अपनी बहन को अगला बुलाने वाला बना दिया, लेकिन उसने उसे एक सप्ताह के लिए स्क्रैम्बल अंडों से रिश्वत दी। उसने 2 की मांग की। इस लड़की को बातचीत करना आता था। जब वह उसे अंडे खिला रहा था, लू ने पुल से एक अजीब ऊर्जा महसूस की। जैसे ही वह जाने वाला था, कैडे ने उसकी पीठ से चिपक गई, यह घोषणा करते हुए कि वह चाहे उसे पसंद हो या ना हो, वो साथ जा रही है। छतों के पार कूदने के बाद उन्होंने लू के प्रशिक्षक से लड़ते हुए 3 गुंडों को देखा। एक डाकू एक तेरंग जागृत था, जैसे कि वह एक मोबाइल गेम में एक्सपी की खेती कर रहा हो, आग के गोले फेंक रहा था। जी5 ने आराम से उन्हें अपने नंगे हाथों से परावर्तित किया जब तक कि पुल की रस्सियां आग में नहीं जल गई। चीजें तेजी से बढ़ गई। जबकि वह व्यस्त था, एक गुंडा लगभग उसे कुचल दिया, जबकि दूसरा उसे गिराने के लिए जमीन को मोड़ रहा था। उनकी तलवार चलाने वाली टीम के साथ ही कमजोर दुश्मनों को काट रहे थे, लेकिन कोई भी नेता को खरोंच नहीं सका। तब जी ने अपनी चिन्ह सक्रिय किया, युद्ध क्षेत्र को एक वास्तविक आतिशबाजी शो में बदल दिया। धुआं हवा में भर गया और नेता ने इसका उपयोग कवर किया। जी के 2 साथी अंदर रूसित हुए। केवल नेता ने एक विशाल विस्फोट गिराया जिसने पूरे पुल को आग लगा दी। जैसे ही धुआं साफ हुआ, 3 डाकू वहां पूरी तरह से बिना किसी नुकसान के खड़े थे, जैसे कि वे जगह के मालिक हों। लू ने कैडे को पीछे हटने के लिए कहा, जबकि वह उनकी पहचान उजागर करने के लिए। उस क्षण में राष्ट्रीय गार्ड ने दृश्य पर धावा बोल दिया, क्षेत्र को घेर लिया। लेकिन डाकू पहले से ही चले गए, एक और गली में फिसल गए। उनके 2 अनुयायियों ने तुरंत महसूस किया कि वे फंस गए हैं और अपने नेता से बस आत्मसमर्पण करने की भीख मांगने लगे। डाकू का नेता बेवकूफ नहीं, उसे पता था कि स्वर्गीय नेटवर्क उन्हें 2 सैनिकों को गिराने के लिए माफ नहीं करेगा, इसलिए उसने अपनी टीम को भागने के लिए कहा, जबकि वह चारा बना। सैनिकों के करीब आते ही उसने उनके चेहरे पर दरवाजा उड़ा दिया। क्लासिक नॉक नॉक, लेकिन अतिरिक्त बूम के साथ। दुर्भाग्य से बाकी सेना ने पहले ही उसे घेर लिया था। घबरा जाने के बजाय आदमी ने पूरी हुए में चला गया, 2 सैनिकों को बाहर निकाल दिया और उनके शरीर को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि गली में दौड़ते हुए जैसे कि यह एक छूट पार्कोर टूर्नामेंट। लेकिन एक सैनिक के पास उसने अपने हाथ पर शरीर का रंग लगाया, अपनी तलवार को जादू किया और नेता को दीवार में कबाब की तरह चीर दिया। जैसे ही चीजें गंभीर दिखने लगी, टीम ने देखा कि लू पर एक रेडियोधर्मी फ्लैशलाइट की तरह चमक रहा था। लू ने इसे कूल दिखाने की कोशिश की, यह कहते हुए कि वह बस अपने खोए हुए बिल्ली की तरह। वह स्पष्ट रूप से एक बिल्ली का व्यक्ति नहीं, ने अपने पुरुषों को उसे पकड़ने का आदेश दिया और एक खराब मोबाइल गेम विज्ञापन की तरह चिन्हों को स्पैम करना शुरू कर दिया। लू ने इसे नहीं, उसने युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए तलवारों पर कदम रखते हुए जैसे कि वह अचानक एक पार्कोर भगवान में बदल गया हो। इस बीच डाकू ने अपने साथियों को जनरल पर फेंक दिया ताकि समय खरीदा जा सके, लेकिन जनरल ने बस उसकी चोट को काट दिया, जैसे कि वह एक हॉरर फिल्म के लिए ऑडिशन दे रहा हो और मारने के लिए दौड़ पड़ा। एक ही समय में लू महिला सैनिकों को हाथ दे रहा था। उसने एक को उसकी खुद की म्यान से निरस्त्र किया, उसे दीवार में धकेल दिया, फिर दूसरी को गली में एक रगड़ की तरह थप्पड़ मारा। उसकी एक्रोबैटिक्स इतनी चिकनी थी, ऐसा लगा जैसे उसने अपने पूरे जीवन में सर्कस के जोकरों के साथ प्रशिक्षण लिया हो। आखिर में दोनों महिलाएं बेहोश थीं और लू ने तो पसीना भी नहीं बहाया। नीचे नेता अभी भी लड़ाई कर रहा था, एक के बाद एक वार को परावर्तित करते हुए, जब तक कि एक दोहरी धारक ने उसे दीवार के खिलाफ नहीं पिन किया। जैसे ही यह खत्म होता दिखा, आदमी ने अपने नंगे हाथों से 2 धातु की तलवारों को कुचल दिया। हाँ, नंगे हाथों से आदमी के खोपड़ी को पकड़ा और मोर्टल कॉम्बैट से सीधे गले में पंच कॉम्बो को अनलोड किया। उसने उसे दीवार के खिलाफ खींच लिया, जैसे कि वह अपने चेहरे से इसे फिर से रंग रहा हो। जाई ने मदद करने की कोशिश की, चिन्हों को डालते हुए, लेकिन वे कुछ नहीं कर सके। बीस्ट ने लू पर एक बेहोश सैनिक को फेंका, फिर जमीन पर घुसा मारा, काले धुएं को छोड़ते हुए, जिसने युद्ध क्षेत्र को साइलेंट हिल में बदल दिया। जाई ने लू को चौंकाने की कोशिश की, लेकिन लू ने पोल को गिरा दिया, मलबे से बचा और फिर भी उसे बेवकूफ बना दिया। जाई ने जादू से मैदान को रोशन किया, केवल उसके चेहरे में एक गैस बैरल फेंका गया। बैरल ने विस्फोट किया, उसे जीवित जलाते हुए और दीवार में धकेलते हुए। कर्म ने उसके अपने जादू से अधिक कठिन प्रहार। जब धुआं साफ हुआ, केवल डाकू ही खड़ा था।